Hello, good morning student. How are you? I think you may be fine. Today I will start back bonding concept. Back bonding concept is very important in calculation of dipole moments and also Lewis acid base character. ठीक, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बैक बॉन्डिंग. कुछ बहुत टिपिकल नहीं, बहुत आसान है. तो ये देखो सिंपली समझ में आ जाएगा what is back bonding. तो listen carefully. back bonding क्या होता है? back bonding means नाम से ही क्लियर है कि the formation of bond will take place from back side. In back bonding the formation of bond always take place between two atoms. Whenever covalent bond is formed between two atoms, then one atom having lone pair of electron give to another atom having backend p and d orbital. हिंदी में बोलूं तो सिंपल सी बात यह है कि हमेशा बैक बॉन्डिंग दो एटम के बीच में होती है और एक एटम जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और सेकंड पीरियड का एलिमेंट होता है वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को देता है जिसके पास वैकेंट p या d ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं. मींस दैट एलिमेंट आर प्रेजेंट इन सेकंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट. लिसन, देखिए बैक बॉन्डिंग बेसिकली प्रेजेंट बिटवीन टू एटम. दो एटम के बीच में होती है. ये एटम आपका एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट, दीज एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड. ठीक, ये अपना लोन पेयर इस एटम को देगा. तो ये जो ए एटम है ये किसका होना चाहिए? अप टू सेकेंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट. ये सेकेंड या थर्ड पीरियड का होना चाहिए. क्यों? क्योंकि इसमें वैकेंट p एंड d ऑर्बिटल must be present. p एंड d ऑर्बिटल. तो ये एक तरीके से अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस एटम को दे देगा और यही क्या कहलाएगा बेटा? बैक बॉन्ड. दिस इज कॉल्ड बैक. या इसी को बोल सकते हैं हम लोग पार्शियली कोऑर्डिनेट बॉन्ड. इट इज आल्सो कॉल्ड पार्शियली कोऑर्डिनेट bond. Clear? Listen carefully. Back bonding is always present between two atoms in which one atom have at least one lone pair of electron give to another atom. किस एटम को देगा? In which backend p and d orbital are present. p orbital up to second period, d orbital up to third period. और ये जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो कम से कम सेकेंड पीरियड का एलिमेंट हो, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन. तो बैक बॉन्डिंग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? बैक बॉन्डिंग बेसिकली व्हेन टू एलिमेंट कंबाइंड विद ईच अदर एंड फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड आर बेसिकली प्रेजेंट बिटवीन टू नॉन मेटल. तो जब दो नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है दैट इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है if these elements are present in second and third period element. Means that element is electron deficient. Clear? एग्जाम्पल समझिए कैसे. बैक बॉन्डिंग के केस में अगर मैं बात करूं, ये सपोज दैट BF3 ठीक है. बोरोन एलिमेंट ये सेकेंड पीरियड का है. दिस इज सेकेंड पीरियड एलिमेंट और सेकेंड पीरियड का होने के साथ साथ इसमें सेकेंड पीरियड था, इसमें बैकएंड p ऑर्बिटल होंगे.
और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। जबकि फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसके पास कितने बचे? 6 इलेक्ट्रॉन, एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये एलिमेंट चूंकि सेकेंड पीरियड का है और इसमें देखिए एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको दे देता है और यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है दैट इज नोन बैक बॉन्ड। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? बैक बॉन्ड। अब इसने अपना इलेक्ट्रॉन क्यों इसको दिया? बिकॉज इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीट एंड इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी. So these lone pair of electron give to that atom partially, so it is also called partially coordinate bond. और partially coordinate bond होने की वजह से ये पाई बॉन्ड की तरह भी एक्ट करता है और पाई बॉन्ड एक्ट करने की वजह से इसके जो बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है. मतलब अगर बात की जाए कि यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, डबल बॉन्ड करेक्टर आने की वजह से इसका जो पार्शियली स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है. मतलब बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है. बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है बेटा? कम हो जाती है. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग. सो इट इज BF3 इज एक्ट एज अ लुईस एसिड. BF3 एक लुईस एसिड है. बट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट लुईस एसिड. जैसे देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करके समझा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि इनमें सबसे अच्छा लुईस एसिड कौन. देखिए क्वेश्चन इज BF3, BCl3, क्लोरीन क्लोरीन, BBr3 एंड BI3. ये क्वेश्चन आपके नीट में पूछा गया है और आपसे पूछा गया है कि इनमें लुईस एसिड का ऑर्डर बताइए. इन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट लुईस एसिड. लुईस एसिड कौन सा है? तो लुईस एसिड मींस दोज एसिड इन विच एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी आर प्रेजेंट, जिसमें कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो. तो देखो सबके पास 6 इलेक्ट्रॉन है. 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है और 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है और 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी, सबके पास 6 इलेक्ट्रॉन. तो ऑल एलिमेंट्स आर लुईस एसिड और कंपाउंड्स आर लुईस एसिड. बट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड लुईस एसिड. कौन सा अच्छा लुईस एसिड है? तो चूंकि BF3 के केस में यहाँ पर मैंने बताया कि BF3 में क्या हो जाता है बेटा? बैक बॉन्ड. जब BF3 में बैक बॉन्डिंग होगा तो BF3 में बैक बॉन्डिंग होने की वजह से ये इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे और इसने अपना लोन पेयर इसको दे दिया, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी क्या होगी बेटा? कुछ और क्या होगी? कम होगी. मतलब 6 इलेक्ट्रॉन से इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन. तो अगर बात की जाए इसमें बैक बॉन्डिंग होने की वजह से इसका लुईस एसिडिक करेक्टर क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कुछ इसने दे दिए और इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एटलीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी. तो जबकि इसमें क्या है? इसमें नो बैक बॉन्डिंग. इसमें क्यों बैक बॉन्डिंग नहीं हो पा रही? बिकॉज नो बैक बॉन्डिंग बिकॉज बोरॉन के साथ आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है. साइज ज्यादा होने की वजह से ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको नहीं दे पा रहा है और कंडीशन है बेटा कि कम से कम सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होना चाहिए. तो इसमें कोई भी बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होती. जब इसमें कोई बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होती तो इसकी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी बराबर बनी रही. ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंस है और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी होने की वजह से इसका लुईस एसिडिक करेक्टर क्या है? ज्यादा. क्लियर? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनमें बेस्ट लुईस एसिड कौन सा है? तो BI3, BBr3, BCl3 एंड BF3. दैट इज बेटर लुईस एसिड. इट इज द करेक्टर ऑफ लुईस एसिड. क्लियर? दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको इसमें पूछा जाता है, इन बैक बॉन्डिंग इफ मोर देन 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट देन the lone pair participate in back bonding never be included in steric number, never be calculated in hybridization.
अगर कभी भी कंपाउंड में अगर लोन पेयर प्रेजेंट है और अगर वो लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो कभी भी हाइब्रिडाइजेशन और स्टेरिक नंबर में काउंट नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लिसन, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत छोटा सा पार्ट है बैक बॉन्डिंग बट इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन इज NCS3 का होल थ्राइस। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, SiCS3 का होल 4। थर्ड क्वेश्चन इसके साथ NSiH4 का होल थ्राइस। क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको चेक करना है इनके हाइब्रिडाइजेशन। What is the hybridization for given species? Check it. ठीक, देखिए NCS3 मतलब N के साथ ये CS3 नाइट्रोजन के पास क्या है? एक लोन। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्लीज टेल मी दैट लोन पेयर पार्टिसिपेट इन बैक बॉन्डिंग और नॉट। ये लोन पेयर क्या इसके साथ बैक बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करेगा? यस और नो? नो, बिकॉज इन CS3 भले ही सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है बट देयर इज नो एनी बैकेंड पी ऑर्बिटल। इसमें कोई भी बैकेंड पी ऑर्बिटल नहीं है। सर कैसे पहचाना आपने बैकेंड पी ऑर्बिटल नहीं है? बिकॉज इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीट। इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है और जब इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है तो इसमें कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं। ठीक, मतलब ये भले ही सेकेंड पीरियड का, ये इसके पास लोन पेयर भी है बट ये अपना लोन पेयर इसको नहीं दे क्योंकि इसकी ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है। जब इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, ये खुद अपने आप में स्टेबल है। तो अगर मैं यहाँ पे स्टेरिक नंबर की बात करूँ तो सिग्मा बॉन्ड कितने? 1 2 3 and 4। तो इन दिस केस स्टेरिक नंबर इज 4। स्टेरिक नंबर 4, तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। शेप इज पिरामिडल। इसकी शेप क्या है बेटा? पिरामिडल। जबकि ज्योमेट्री कैसी है? ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। अब शेप एंड ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस है? मैंने बताया था, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर द ज्योमेट्री विल चेंज एंड दिस थ्योरी इज कॉल्ड बैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो यहां से एक पॉइंट निकलकर सामने आया कि अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे तो वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी स्टेरिक नंबर में काउंट नहीं किया जाता और कभी भी उससे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे देखिए सेकंड क्वेश्चन, पहले देखिए थर्ड क्वेश्चन समझाता हूं। नाइट्रोजन में देखिए ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और सेकेंड पीरियड के साथ 1 लोन पेयर है और ये सिलिकॉन जो है ये थर्ड पीरियड का है। थर्ड पीरियड के साथ साथ इसमें बैकेंड d ऑर्बिटल है। d ऑर्बिटल कैसे सर पहचाना? मैंने बताया था, बियॉन्ड सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स है बैकेंड d ऑर्बिटल, सो इट एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट। वो अपनी ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं। सो इन दिस केस अगर मैं देखूं तो नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन SiS3 एंड SiH3 और साथ में ये लोन। तो ये जो लोन पेयर है
ये बेटा बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा बिकॉज इसमें क्या है वैकेंट डी ऑर्बिटल। वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से यहां से पार्शियली क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, पार्शियली डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड होने की वजह से सबसे इंपॉर्टेंट बात, दो बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, तो मैंने क्या बताया इसमें ये जो लोन पेयर है ये लोन पेयर कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा बिकॉज दिस लोन पेयर पार्टिसिपेट इन बैक बॉन्डिंग। सो इन दिस केस स्टेरिक नंबर इज 1 2 3। दिस लोन पेयर इज नेवर been included in steric number. So in this case hybridization is never be sp3, only sp2. Listen carefully because this lone pair never be participate in steric number या calculation of hybridization because this lone pair is participate in back bonding. So steric number is 3 and hybridization is sp2. So FSiS3 hybridization is sp2 और हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा तो sp2 होने की वजह से मैंने बताया बेटा हमेशा ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, ऑलवेज ट्राइगोनल प्लेनर। इन दिस स्ट्रक्चर SiCS3 यहाँ पर भले ही देखो लोन पेयर कोई भी लोन पेयर नहीं है सिलिकॉन के साथ और ये ऑक्टेट इसकी खुद कंप्लीट है, तो इस केस में सिंपली हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगा आपको sp3 विद टेट्राहेड्रल। तो बेसिकली आपसे पूछा जाता है कि बैक बॉन्डिंग क्या होता है, किसमें प्रेजेंट होता है, एप्लीकेशन क्या है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात, बैक बॉन्डिंग इज ऑलवेज प्रेजेंट बिटवीन टू एटम इन विच वन एटम इज अप टू सेकंड पीरियड एलिमेंट एंड एट लीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। These lone pair of electron give to another atom which have vacant p and d orbitals. Vacant p and d orbital होने की वजह से वहां पे पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और बॉन्ड लेंथ बेसिकली क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है। बैक बॉन्डिंग इज आल्सो इंपॉर्टेंट इन कैलकुलेशन ऑफ लुईस एसिड एंड बेसिक कैरेक्टर। बेसिक का पूछे तो अपोजिट कर दो और एसिड का पूछे तो मैंने बताया BF3 BI3, better Lewis acid is BI3 not BF3 because in case of BF3 back bonding is possible. Second important part, back bonding is also important in calculation of hybridization. If lone pair of electron participate in back bonding, then that lone pair of electron never been included in steric number and hybridization never be calculated by that lone pair. So steric number in this question, steric number is 3 not 4 because this lone pair is participating in back bonding. So only 3 steric number is present here. So hybridization is sp2 not sp3. That is very important part for exam point of view. भले ही बहुत छोटा सा पार्ट है बट इससे क्वेश्चंस मिलते हैं। ये क्वेश्चन आया है, वो BF3 वाला क्वेश्चन आया है, NF3 वाला क्वेश्चन आया है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। हाइब्रिडाइजेशन में यूज होता है इसका, इसलिए मैंने सोचा आपको इसको भी एक्सप्लेन कर दूं। दैट दिस इज अ बैक बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट। क्लियर? तो बेटा आज की क्लास में आपको मैंने बैक बॉन्डिंग समझाया है, नेक्स्ट क्लास में कुछ और एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो बहुत ज्यादा ना बड़ा हो इसलिए छोटे छोटे टॉपिक को लेके आता हूँ। थैंक यू, बाय।